अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक नया लेक्चर शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कशन में रहेगा वो है नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन का कॉन्सेप्ट। या अगर आपसे कहा जाए कि दो चार्जेस हैं, इनके आजू बाजू में या इनकी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए कि जो नल पॉइंट है या जहां पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ थर्ड चार्ज विल बी जीरो हो जाएगी, तो वो पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। या अगर आपको कहा जाए कि जनाब ये तीन चार्जेस हैं, बताइए ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो आप ये वाला काम किस तरीके से करते हो। साथ ही साथ देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माजी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक और चीज आपने जहन में रखनी है, आपको आइडिया हो रहा होगा कि कूलम लॉ का टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। रीजन बीइंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बिल्कुल फाउंडेशन है वो ये टॉपिक बिल्ड करता है। आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर भी हर उस तरह का सवाल बनना पॉसिबल है जिस तरह का मैंने आपको कूलम्स लॉ में पढ़ाया है। चाहे वो परमिटिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मीडियम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप बनाने वाले सवाल हों, चाहे वो वेक्टर फॉर्म वाले सवाल हों, चाहे वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा था कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स कैलकुलेट करके बता दो, इस तरह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो आज हम पढ़ेंगे नल पॉइंट वाले, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आएंगे कि वो पॉइंट बताएं जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो आप देखोगे हमें वहां पर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपने हिस्से की मेहनत ऑलरेडी किसमें कर चुके हैं, कूलम्स लॉ में कर चुके हैं। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। ठीक है मेरे बच्चे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। मान लो कि यहां पे हमारे पास ना कोई एक चार्ज है Q1 और इस Q1 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम और कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे साइन क्या है, प्लस है। और इससे कुछ फासले के ऊपर ना यहां पे हमारे पास एक चार्ज और रखा हुआ है और इस चार्ज की वैल्यू भी मान लो कितनी है मेरा बेटा, 4 माइक्रोकूलम। साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके पास भी क्या है, प्लस है। इन दोनों के दरमियान में जो फासला आपको दिया हुआ है वो मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर का, यानी कि चार्ज 1 और चार्ज 2 जो है वो मेरे बच्चे एक दूसरे से कितने फासले के ऊपर है, चार्ज 1 और चार्ज 2 एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर है। बोला ठीक है सर। अब यहां पे मेरा बेटा इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया मिड पॉइंट, यानी कि इस लाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मिड पॉइंट। मैंने कहा भाई इस मिड पॉइंट के ऊपर आपने एक चार्ज रखा है, मिसाल के तौर पे उस चार्ज का नाम हमने रख दिया चार्ज नंबर 3 Q3 और इसकी वैल्यू आपके पास है जनाब 1 माइक्रोकूलम। क्या वैल्यू है इसकी, 1 माइक्रोकूलम। कहां रखा गया है ये रखा गया है मिड पॉइंट पर। और अगर ये मिड पॉइंट पे रखा गया है तो इसका मतलब Q2 से Q3 का फासला कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। सर क्यों भाई, ये टोटल 60 सेंटीमीटर था तो ये आधा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ये बचा हुआ आधा भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अब आपका सवाल बहुत सिंपल है, आपसे कहता है कि जनाब फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। इसी तरह के सवालात हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत सारे करे थे, तो आपको बिल्कुल मसला होने वाला नहीं है। कह रहा क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार वीडियो को पॉज करो और तसल्ली से इस सवाल को अटेम्प्ट करो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3 कर लिया, एक, अबे कर ले सवाल, अटेम्प्ट कर ले, 2, 3, चलो देखो। अब आपसे कह रहे हैं कि यार आपने ना इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। पहला स्टेप क्या था, आप जिसके ऊपर फोर्स लग रही थी डायरेक्शन निकालते थे कि जो फोर्स लगाने वाला है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं यहां से डायरेक्शन कैलकुलेट करने की तरफ जाऊं तो Q1 आप देखोगे कैसा है, पॉजिटिव है, Q3 भी कैसा है, पॉजिटिव है, Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सट्रीमली सॉरी। अब अगर Q1 Q3 पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई। Q3 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक Q1 लगाएगा और एक Q2 लगाएगा। Q1 Q3 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो भाई साहब Q1 पॉजिटिव है, Q3 भी कैसा है, पॉजिटिव है।
तो Q1 चाहेगा Q3 इसके पास से दूर जाए, Q1 चाहेगा Q3 उसके पास से दूर जाए, यानी कि Q1 Q3 को ऐसे करके रिपेल करेगा, यानी कि ये है फोर्स 1 3, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 1 ऑन चार्ज नंबर 3। ठीक है सर। सिमिलरली Q2 भी Q3 को रिपेल करेगा और Q2 क्या चाहेगा कि Q3 Q2 के पास से दूर जाए, यानी कि ये डायरेक्शन रहेगी F23 की। अगर किसी को ये डायरेक्शन निकालने में या फोर्स निकालने में जरा सा भी दुश्वारी का सामना है तो आप इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें ये सब चीज बहुत डिटेल से बताई है। तो आपको नजर आ रहा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, बोला ठीक है सर। तो F13 एंड F23 आपको दिख रहा है, दे आर ओपोजिटली डायरेक्टेड, दे आर ओपोजिटली डायरेक्टेड, एंटी पैरेलल है। या आप ये भी कह सकते हो कि दरमियान में इनके जो थीटा है वो कितना है भाई साहब, 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे है, देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है। जब आप इस वाले को उठा के यहां ले आओगे, इनकी टेल मिलाओगे, तो आपको टेल टू टेल एंगल कितना नजर आ रहा है जनाब, 180 डिग्री नजर आ रहा है। बोला ठीक है सर, हमने ये बात लिख ली। अब आपने क्या करना है, F13 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करो कैलकुलेट। क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है, चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान का फासला। K आपने लिखा है जनाब 9 × 10⁻9, Q1 कितना है आपके पास 4 माइक्रोकूलम, गोया के 4 × 10⁻6। बोला ठीक है सर। आगे चले, Q3 कितना है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, गोया के 1 × 10⁻6 अपॉन में आ गया R स्क्वायर। यहां से यहां तक भाई अगर ये 60 सेंटीमीटर था और ये मिड पॉइंट पर है तो ये वाला फासला कितना होगा 30 सेंटीमीटर। आपने बोला 30 डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। भाई साहब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। चलो आप भाई साहब एक स्टेप आगे आ जाओ। 9 × 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, 10⁻³ और ये 4 1 सा क्या हो गया भाई 4। सर 4 1 सा कौन सा, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा। बोला ठीक है सर। अपॉन में 30 × 10⁻² को मैं लिख सकता हूं 3 × 10⁻1 और ऊपर क्या है मेरे पास स्क्वायर है। आगे देखो 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में क्या आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10⁻1 का स्क्वायर होता है 10⁻²। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बनेगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 4। -3 + 2 कितना होता है, माइनस का 1। -3 + 2 कितना होता है, माइनस का 1। तो ये हो गया जनाब 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 4। बोला ठीक है सर। 4 को 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आता है 0.4 न्यूटन। यानी कि जो चार्ज नंबर 1 है वो चार्ज नंबर 3 को रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, अपने पास से दूर भगा रहा है 0.4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके। बोला ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब F23 भी कैलकुलेट कर लो जरा। जब आप F23 कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बोला ठीक है सर, यहां तक की बात भी समझ में आती है। आगे चलें, K की वैल्यू लिखी भाई 9 × 10⁻9, Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो गोया आ गया 4 × 10⁻6। अच्छा, साथ में Q3 कितना है 1 माइक्रोकूलम, गोया 1 × 10⁻6 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है, Q2 और Q3 के दरमियान का फासला। तो कितना फासला है जनाब 30 सेंटीमीटर है। आपने बोला भाई 30 × 10⁻2 और ऊपर आ गया स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये वही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बन रही है जो ऊपर वाली है। बोला सर बन रही है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आने वाला है 0.4 न्यूटन आने वाला है। ऐसे ही है, इसका मतलब ये चार्ज 2 चार्ज 3 को कितने उससे धक्का दे रहा है 0.4 न्यूटन से। अब आप अगर चार्ज नंबर 3 की कंडीशन देखो, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, यह है आपका चार्ज नंबर 3। अगर इसकी हम डायग्राम देखें, ये चार्ज 3 है। चार्ज 3 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F13। देखो ये चार्ज 1 चार्ज 3 को आगे धक्का दे रहा है और इसका वैल्यू कितना है 0.4 न्यूटन का। ये जो चार्ज 2 है या चार्ज 3 को इधर धक्का दे रहा है, यानी कि इस पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में विच इज F23 और ये भी कितनी है जनाब 0.4 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चार्ज 3 है ये गरीब जाएगा तो जाएगा कहां, इधर भी 0.4 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 0.4 न्यूटन लग रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो चार्ज 3 के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही है, ये नेट फोर्स 0 न्यूटन हो गई, चार्ज 3 पे नेट फोर्स 0 हो गई। सर फॉर्मूले से निकाल के दिखाइए, तो ऐसे निकाल लिया आपने, चलो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हमें पता था
कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाले केस के अंदर जो रिजल्टेंट है वो आप कैसे निकालते थे, a माइनस बी करके। अभी आप मिसाल के तौर पे इसको कह दो ये a है आपका, इसको कह दो ये b है आपका, तो या आप यूं कह सकते हो F13 माइनस का F23, बड़े में से छोटा माइनस करते थे, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं, तो आपकी मर्जी जिसको पहले लिखो। तो आप बोलोगे सर 0.4 माइनस 0.4 आंसर क्या आता है, 0 न्यूटन। आपने ऐसे नहीं करना, पूरी डिटेल से करना है। जो जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ाया था वो क्या था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये भी हमने इस पे भी बात की थी। तो थीटा की जगह 180 पुट करना, इसको सिंप्लीफाई करना, यहां से भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ऑल इन ऑल आपको समझ में क्या आया, पता क्या चला, आपको पता यह चला कि ये जो पॉइंट है जहां पे चार्ज नंबर 3 रखा हुआ है ये कहलाएगा नल पॉइंट। क्या कहलाएगा ये, नल पॉइंट। नल पॉइंट यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स 0 हो रही है, जहां पे नेट फोर्स क्या हो रही है, 0 हो रही है। इस पॉइंट पर आप कोई भी चार्ज लाके रख दोगे, लाजमी नहीं है 1 माइक्रोकूलम का, कोई भी चार्ज लाके रख दोगे, इस पॉइंट पर लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी। वजह बहुत सिंपल है। वजह यह है, देखो समझो, ये चार्ज इस पॉइंट पर जो भी चार्ज रखा हो उसे जितनी ताकत से आगे धक्का देगा, ये चार्ज इस पॉइंट पर उसी चार्ज को उतनी ताकत से पीछे धक्का देगा। तो इस पॉइंट पे रखा गया नेट जो चार्ज है वो नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ऐसे पॉइंट को अपन लोग कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट, जब कभी भी चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि आपका वो जो पॉइंट है वो कैसा है, वो है आपका नल पॉइंट, या इसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस पर कहीं भी हो सकता है। सुनो, अभी तो इब्तदाई इश्क है ना, इब्तदाई लेक्चर है, रोता है क्या, आगे आगे देख नल पॉइंट होता है क्या। सही, परेशान नहीं हो, भी देखो जरा। तो ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है, पढ़ाई है ना ये सारी बातें। ये मान लो हमारा Q1 है, सही है, ये ऐसे लाइन चल रही है। ये मान लो हमारा Q2 है। ये जो पूरी लाइन थी इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो नल पॉइंट इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, लाजमी नहीं है मिड पॉइंट पर ही होगा। यहां Q2 के नजदीक भी हो सकता है, Q1 के नजदीक भी हो सकता है, इन दोनों के दरमियान से हटकर Q2 के सीधे हाथ पे भी हो सकता है, Q1 के उल्टे हाथ पे भी हो सकता है। सर कब क्या होगा, अबे पढ़ेंगे ना, परेशान क्यों हो रहा है। देख, लेक्चर लंबे जरूर होते हैं लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट पूरा रहता है, ये जहन में रखना। तू कहीं से भी पढ़ रहा होगा ना, इतना कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना मैं दे रहा हूं यहां पे। तो अच्छे से देख, गौर से सुन, सब बताऊंगा। अभी सिर्फ एक छोटा सा काम टेस्ट करो अपने पास। क्या, एक सवाल लिखो, सेम क्वेश्चन, Q1 को रहने दो 4 माइक्रोकूलम, Q2 को रहने दो 4 माइक्रोकूलम, Q3 की जगह पे आप क्या करो, 4 माइक्रोकूलम कर लो। Q3 को क्या करो, 4 माइक्रोकूलम कर लो। एक बार एक सवाल हो गया, Q3 को करना 4 माइक्रोकूलम, और सेम प्रोसीजर करना, F13 निकालना, फिर F23 निकालना, देखना कि क्या दोनों फोर्सेस बराबर आ रही हैं, और फिर नेट फोर्स निकालना F13 माइनस F23 करके, वो 0 आ रहा होगा। फिर दूसरा काम करो, यहां पे Q3 को -4 माइक्रोकूलम लो, एक बार +4 लिया, एक बार -4 माइक्रोकूलम लो, तो आप देखोगे जो ये दो फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना, फिर दो फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा वो ऐसे होगी जब -4 माइक्रोकूलम लोगे आप इसे, जो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा वो भी ऐसे होगी। ठीक हो गया, जल्दी से करके देखो इसको, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और हम आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। किसके ऊपर, कुछ और बात करते हैं नल पॉइंट के ऊपर। अब देखो मेरे बच्चे, अब जो है ना गौर से सुनना, और जो जो चीजें आपको पता चलती जाए ना उसको अपने नोट्स में डालते जाना। ये अगला सवाल है, इस सवाल पर जाने से पहले हम जरा नल पॉइंट पे थोड़ी सी डिस्कशन और कर लें। नल पॉइंट के बारे में मैंने आपको क्या बातें बताई, मैंने ये बताया कि सर नल पॉइंट वो होता है जहां पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्या होता है, 0। अच्छा, अब आपने बेसिक मैकेनिक्स पढ़ी हुई है। बेसिक मैकेनिक्स ये कहती है कि मान लो अगर ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F, और दूसरी डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स क्या लग रही है, F, तो मैं कहूंगा जनाब इस बॉडी के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपने यहां से दो बातें सीख ली। क्या बात,
सर क्या सीखा हमने? आपने ये सीखा कि जनाब अगर किसी बॉडी पर, और से सुनना, अगर किसी बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो करना है तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके बारे में दो बातें ही हैं। पहली बात कि इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। इनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए भाई? इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट, ऐसे ऑपोजिट। अब सोचो अगर ये फोर्स, पहली फोर्स F भी यहां लगती और ये दूसरी फोर्स F भी यहां लगती तो इस बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती? नहीं, ये बॉडी आगे जाती 2F फोर्स की वजह से। बोला ठीक है। तो पहली चीज, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जनाब मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई खुद सोचो ना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? भाई देखो, ये मान लो मेरे पास बॉडी है। अब देखो यहां पे एक फोर्स लग रही है 2F मैग्नीट्यूड की और यहां पे एक फोर्स लग रही है F मैग्नीट्यूड की। तो देखो फोर्सेस ऑपोजिट तो है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। क्यों नेट फोर्स जीरो नहीं होगी सर? इसलिए कि भाई आगे लग रहा है 2F, पीछे लग रहा है F, तो इसके ऊपर कुल मिला के जो F फोर्स है इस डायरेक्शन में वो बच जाएगी। कैसे बची सर ये फोर्स? भाई बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स निकाल दे। 2F माइनस F का मतलब ये है नेट फोर्स जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रही है। नेट फोर्स अभी जीरो नहीं हुई। नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी? जस्टिफाई होंगी। जो मैंने अभी आपको पीछे एक सवाल कराया, उस सवाल में देखो क्या ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। चेक करो, ये आपके पास था चार्ज नंबर 3। इस चार्ज नंबर 3 पे जो एक फोर्स थी F13 ऐसे लग रही थी, चार्ज 3 को आगे धक्का दे रहा था। जो आपके पास चार्ज 2 लगा रहा था फोर्स, वो ऐसे लग रही थी। बोला सर बिल्कुल ऐसे ही है। F13 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 0.4 न्यूटन, F23 का वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया था, कितना था? 0.4 न्यूटन। तो दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही थी। डायरेक्शन ऑपोजिट, यस सर। मैग्नीट्यूड सेम, यस सर। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। जिस पॉइंट पर ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो जाएंगी उस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। बोला ठीक है सर, और वो आपका नल पॉइंट होगा। अब गौर से सुनना मेरी बात। अभी जो मैंने आपके सामने जो पीछे सवाल किया था, इस सवाल को भाड़ में डालो, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे। जो पीछे सवाल किया था उसमें अगर आपने Q1 और Q2 को गौर से देखो, Q1 और Q2 को अगर आपने गौर से देखा हो तो जो साइन Q1 का था वही साइन Q2 का था। इसको कहते हैं लाइक चार्जेस या सिमिलर नेचर चार्जेस। तो हम अभी जो केस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया, वो हमारे पास था केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था? जब सिमिलर चार्जेस हो, जब सिमिलर चार्जेस हो। सिमिलर चार्जेस का मतलब क्या होता है? Q1 प्लस का है तो Q2 भी प्लस का होगा, Q1 माइनस का है तो Q2 भी माइनस का होगा। सिमिलर चार्जेस हो और साथ में उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और साथ में उनका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? सेम हो। तो इस केस के अंदर जो इनके बिल्कुल दरमियान में मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा, दैट विल ऑलवेज बी अ नल पॉइंट। दैट विल ऑलवेज बी अ नल पॉइंट। यानी कि मैंने आपको कहा, अगर कभी कहा कि भाई साहब यहां पे आपके पास Q1 एक चार्ज है, इसकी वैल्यू है x कूलम मिसाल के तौर पे, और इससे कुछ फासले पे एक Q2 चार्ज है, इसकी भी वैल्यू क्या है? x कूलम है। अब बताओ इसमें नल पॉइंट कहां होगा? तो आपको मैं Q3 ना बताऊं भले, क्योंकि जो मैंने आगे आपको 2 सवाल दिए थे उसमें आपने देख लिया होगा कि मिड पॉइंट क्या आ रहा है? नल पॉइंट आ रहा है। Q3 के होने या ना होने से कोई फर्क हमें वैसे ही नहीं पड़ रहा। तो आप बोलोगे, आंखें बंद करके बोलोगे कि जनाब ये जो मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज बेसिकली अ नल पॉइंट। क्या बोला केस नंबर 1 में? क्या बोला? जब भी दो सिमिलर चार्जेस हैं, बोलेगा सर अगर डिसिमिलर हो तो क्या होगा? अबे पहले जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले। अगर सिमिलर चार्जेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट हमेशा क्या होगा? नल पॉइंट। सर आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते हैं भाई। देखिए सर, समझ, यहां पे मान लो तुमने कोई चार्ज रखा, उस चार्ज को Q कह दो। बोला ठीक है सर, ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को क्या करने वाला है? ये रिपेल करेगा ऐसे करके। क्यों सर? भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। बोला ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसे रिपेल करेगा। बोला ठीक है। तो पहली चीज देखो, डायरेक्शन ऑपोजिट नजर आ रही है इस पॉइंट पर? बिल्कुल आ रही है। भाई ये इसे रिपेल कर रहा है, ये इसे रिपेल कर रहा है, तो गोया दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है? सर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपने पास ऑपोजिट है इस पॉइंट पर। बोला ठीक है सर। मैग्नीट्यूड सेम। अब देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है भाई, इस पॉइंट पे
ये जो चार्ज इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, जरा पढ़ो। आपने पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बोला ठीक है सर समझ में आता है। और मान लो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना वो आपके पास है 2y, टोटल डिस्टेंस 2y, और ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा y, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है, और ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई साहब y हो जाएगा। बोला ठीक है। अब देखो ये वाला चार्ज इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा, k, इसका वैल्यू था x, इसका वैल्यू था q डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब देखो ये वाला चार्ज इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू के, इसका वैल्यू है x, साइन तो हम रखते नहीं है, और इसका वैल्यू है q डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब आप चेक करो, पहली चीज आपने देखी थी कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ये रिपेल कर रहा है वो भी रिपेल कर रहा है। दूसरी चीज आपने देखी कि मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, देखो के एक्स क्यू बाय वाई स्क्वायर, के एक्स क्यू बाय वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अब आप एक और चीज देखो यहां पे जो मैं आपको पीछे बता रहा था, आप यहां पे जो चार्ज रखते हो उसका मैग्नीट्यूड अगर क्यू के बजाय 3q है तो यहां भी 3q आ जाएगा, यहां भी 3q आ जाएगा। दिमाग की घंटी बज रही है, जो मैग्नीट्यूड यहां आएगा वही मैग्नीट्यूड यहां आएगा। इसलिए तो मैंने आपको इतनी खुशी से वो सवाल दे दिए थे, मुझे पता था कि मिड पॉइंट ने हमेशा क्या आना है, नल पॉइंट आना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप केस नंबर 1 क्लियर है भाई। अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूं, सोचो अगर इसको भी नेगेटिव कर दूं, इसे भी नेगेटिव कर दूं, तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन तब भी ऑपोजिट रहेगा। भाई सोचो अगर इसे भी नेगेटिव कर दिया जाए, इसे भी नेगेटिव कर दिया जाए, तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, बस और क्या होगा। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये Q1 इसे क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा ऐसे करके। बोला ठीक है सर, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, Q, ये छोटा वाला Q पॉजिटिव है, तो ये Q2 इसे क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। भाई डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये नल पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो पहली चीज आप क्या नोट करोगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है जब कभी भी आपके पास सिमिलर चार्जेस है, जब कभी भी आपके पास सिमिलर चार्जेस है और उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा है, एक बराबर है, तो इस केस के अंदर जो मिड पॉइंट है वो कैसा होगा, नल पॉइंट होगा, ऑलवेज हमेशा ऐसे ही होगा। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, दूसरे केस पर, केस नंबर 2। इसको मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है, केस नंबर 1 बता दिया। अब और से सुनना, इसको अपने बाद नोट कर लेना भाई। कोई शॉर्टकट वॉटकट याद करने की जरूरत नहीं है, परेशान रहोगे, बहुत सारे इसके शॉर्टकट भी होते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट के बगैर ही सब पढ़ लेंगे, ठीक है, और पेपर में भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ज़हन में रखना, पेपर में ना तुम्हें टाइम का मसला नहीं होगा, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती होगी। अब ये हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि आपके पास चार्जेस तो अभी भी सिमिलर है, चार्जेस तो अभी भी कैसे सिमिलर है, सिमिलर मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। सिमिलर चार्जेस हैं, अभी भी सिमिलर चार्जेस हैं, लेकिन अब की बार मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अब की बार मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। इस केस में क्या होगा समझो, सिमिलर चार्जेस है लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, ध्यान में रखना। फिर इस सवाल पे आते हैं, ये मान लो अगर मेरे पास एक चार्ज है विच इज पॉजिटिव, और यहां पे मेरे पास एक चार्ज है विच इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट का मतलब Q1 अगर 10 माइक्रोकूलम है तो Q2 10 माइक्रोकूलम नहीं है, कुछ और हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। जो Q1 है वो Q2 नहीं। इस केस में क्या होगा, इस केस में मिड पॉइंट तो नल पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट तो नल पॉइंट नहीं होगा। वजह अभी बताते हैं, नल पॉइंट लेकिन होगा इनके दरमियान में कहीं, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ना, इसको मैं कहूंगा इन बिटवीन द चार्जेस, ये इस पूरी जगह को इसी लाइन पर होगा, इन बिटवीन द चार्जेस होगा, लेकिन मिड पॉइंट नहीं होगा। समझना सर, आप ये कैसे कह रहे हैं कि इन बिटवीन द चार्जेस होगा, मैंने क्या बताया था कि नल पॉइंट के लिए या नेट फोर्स के 0 होने के लिए 2 कंडीशंस का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या थी, डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। चेक करो, आप कहीं पर भी रख लो, यहां पे कोई चार्ज, कोई भी चार्ज रख लो, आप कहीं पर भी जहां दिल करे, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां मिड पॉइंट पे रख लो, कहीं भी रख लो, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। चेक करो, मान लो मैं यहां पे रखता हूं,
यहां पे मैंने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, कोई भी रख सकते हो आप, नेगेटिव रखना चाहो नेगेटिव रख लो। तो Q1 इसे क्या करेगा भाई साहब, Q1 इसे रिपेल करेगा। भाई मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी को ये डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही तो भाई बराए मेहरबानी लेक्चर 4-5 देख कर आए। ये कूलम्स लॉ का आखिरी लेक्चर चल रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्री रिक्विजिट में इससे प्रीवियस कूलम्स लॉ की सारी कहानी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो Q1 इसे क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, और Q2 भी पॉजिटिव है तो वो भी इसे क्या करने वाला है भाई साहब, ऐसे करके रिपेल करने वाला है। तो गोया डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। अब सिर्फ फड्डा किसका है, मैग्नीट्यूड सेम होने का। जिस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, जिस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, वहां पर आपके पास नल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ, ये ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, ये जो लाइन ऐसे चल रही है, जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस है, यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर नल पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस केस में यहां पर भी नल पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस वाले केस में। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कर सकता एग्जिस्ट? इन बिटवीन में ऐसी क्या खास बात है? पहली कंडीशन ही फेल हो जाएगी। क्या मतलब भाई, मान लो कि मैंने ये वाले चार्ज को उठा के, ये जो प्लस चार्ज था इसको यहां रख दिया, मेरी मर्जी ना, मैं कहीं भी रख सकता हूं भाई, मुझे तो नल पॉइंट निकालना है, मैंने यहां से उठाया और यहां रख दिया, मेरी मर्जी भाई। ऐसे ही मैंने यहां रख दिया। सर आप कह रहे हैं कि यहां नल पॉइंट नहीं हो सकता, हम देखते हैं क्यों नहीं हो सकता नल पॉइंट। यहां मान लो मैंने नल पॉइंट ढूंढने के लिए यहां पे इस चार्ज को रख दिया। अब ये जो Q2 चार्ज है वो इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने वाला है, तो भाई साहब ये इसको ऐसे करके रिपेल करेगा। बोला ठीक है। Q1 भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, तो Q1 इसे क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा। बोला ठीक है। तो गोया इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही हो गई। अब आप देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए बॉडी पे कंडीशन क्या थी, डायरेक्शन का ऑपोजिट होना और मैग्नीट्यूड का सेम होना। मैग्नीट्यूड पे तो अभी तक हम आए नहीं है, यहां पे तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रही है। जब डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रही है तो मैग्नीट्यूड के सेम होने पर भी हम क्या कर लेंगे, एक बॉडी है, इस पे आगे भी F फोर्स लग रही है, फिर से आगे F फोर्स लग रही है, तो भले मैग्नीट्यूड सेम हो, ये तो रुकेगा थोड़ी, ये तो 2F से आगे जा रहा होगा। अब बोलो सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, भाई तू नेगेटिव चार्ज कर ले ऐसे, चल ऐसे कर लेते हैं। सर इसको जरा नेगेटिव चार्ज करके बताए ना, अभी पता चलेगा। चलो नेगेटिव कर ले भाई, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो Q2 इसे क्या करेगा, Q2 इसे अपने पास बुलाएगा। भाई नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, अपने पास बुलाएगा। और Q1 भी इसे क्या करेगा, Q1 भी इसे अपने पास बुलाएगा। गोया इसके ऊपर दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं, तो गोया यहां पे नल पॉइंट नहीं हो सकता। सेम कहानी यहां पे होगी, करके देख लो आप। तो बताने का मकसद क्या था, अपनी कॉपी में एक पॉइंट और आप ये नोट करोगे, क्या नोट करेंगे सर, कि अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस के अंदर जो नल पॉइंट है वो हमेशा दोनों चार्जेस के इन बिटवीन कहीं होगा। इन बिटवीन मायने दरमियान में। दरमियान का मतलब एग्जैक्ट मिड नहीं है लाजमी। मिड तो कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सुनना, गौर से समझना मेरी बातों को। अगर आपके पास दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों कैसे नेगेटिव, तो इस केस में जो नल पॉइंट रहेगा वो नल पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस होगा। जो चार्जेस हैं उनके आइदर साइड पे नहीं होगा, यानी कि Q2 की राइट साइड पे या Q1 की लेफ्ट साइड पे नहीं होगा। आपसे कोई रीजन पूछेगा सर क्यों नहीं होगा, इसलिए कि Q2 की राइट साइड पे जाने पर या Q1 से लेफ्ट साइड पे जाने पर पहली ही कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फेल हो रही है। कौन सी कंडीशन, कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस शुड बी ऑपोजिट सो दैट दीज टू वेक्टर्स कैन कैंसिल ईच अदर आउट। वो पहली कंडीशन ही आपकी क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो ना तो यहां जीरो हो सकता है ना यहां जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब आपके पास जो नल पॉइंट रहेगा वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में ही कहीं रहने वाला है। बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमें सारी समझ में अच्छे से आ जाती है। अब आप बताएं सर, ये बताएं कि मिड पॉइंट क्यों नहीं हो सकता। अब ये भी समझ लेते हैं भाई। देखो इधर, मान लो कि यहां से लेके यहां तक का टोटल फासला कितना है, 2y है। बोला ठीक है सर, Q1 का मैग्नीट्यूड मान लो कितना है भाई, 3x है, मेरी मर्जी कुछ भी मान लिया मैंने। Q2 का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना है भाई साहब, x है। मैंने माना कि भाई जो केस नंबर 1 में पढ़ के आया था ना कि मिड पॉइंट नल पॉइंट है, मैं वही देखना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं है। अभी तो पता तो चले जरा। देखो कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। भैया मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता ना, तुम कह रहे हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले तो डायरेक्शन देख लो भाई। डायरेक्शन तो आपको नजर ही आ रहा है अच्छे से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो भाई से रिपेल करेगा। बोला ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बोला ये भी इसको रिपेल करेगा। बोला ठीक है, पहली कंडीशन तो मीट कर गई कि डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। अब अगर ये मिड पॉइंट है बाय द वे, ठीक है, दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का फासला कितना हो जाएगा भाई, y, और ये वाला फासला भी कितना हो जाएगा भाई, y। हम ये चेक कर रहे हैं कि यहां पे क्यों नहीं हो सकता। मेरा कहना है कि नहीं हो सकता, तो रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। अब देखो भाई, इस पॉइंट पर
इसको दो एंटी पैरेलल फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड चेक करो जरा। इस पॉइंट पे ये जो Q1 की फोर्स लग रही है इसको F1 कहते थे। F1 कितना है K, Q1 कितना है 3x और Q2 कितना है ये Q के बराबर है, अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई y²। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चले। Q2 की इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसे कह देते हैं F2 इस पॉइंट पर, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या है K, और Q2 कितना है x के बराबर, और Q1 कितना है Q के बराबर, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास y²। अब आप मुझे बताओ क्या आपको ये दोनों मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे बराबर नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रहे, मुझे तो जो F1 है Q1 का मैग्नीट्यूड वो ज्यादा नजर आ रहा है। देखो सॉल्व करो इसको, ये ऐसे बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय kx³ डिवाइडेड बाय y², और ये क्या आ रहा है kx³ बाय y²। मुझे तो इस पॉइंट के ऊपर गौर से सुनना, मुझे तो इस पॉइंट पर मिड पॉइंट पर ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा नजर आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा नजर आ रहा है। गौर से देखो ये है 3kx³ बाय y², और इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है kx³ बाय y²। तो मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा नजर आ रहा है Q1 का, और इसका मैग्नीट्यूड कम नजर आ रहा है। अब आप बताओ एक बात, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रही है 6 न्यूटन, क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा? नहीं, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है ही नहीं। इधर एक फोर्स लग रही है 10, इधर लग रही है 6, ये 4 न्यूटन से मूव करेगा एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पे जो रखा हुआ चार्ज है उस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगी, वो Q1 की बात मानेगा और इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझो, ये तो समझ में आ गया कि मिड पॉइंट पे नहीं होगा जो मैंने पहले बताया था। फिर कहां होगा इस वाले केस में? सिमिलर चार्जेस में कहां होगा भाई? नल पॉइंट। ध्यान में रखना आपका पहली बात कि नल पॉइंट इन बिटवीन होगा, दूसरी बात कहां होगा? छोटे चार्ज के करीब होगा, छोटे चार्ज के करीब होगा। केस नंबर 1 में क्या बताया था? केस नंबर 1 में यह बताया था कि अगर सिमिलर चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो नल पॉइंट इन बिटवीन होगा, मिड पॉइंट पर होगा, जो Q1 Q2 से एक बराबर फासले पर पॉइंट है वहां होगा। इसमें क्या है? नल पॉइंट इन बिटवीन होगा लेकिन मिड पॉइंट नहीं होगा, साबित कर दिया, और छोटे चार्ज के करीब होगा। अब छोटे चार्ज के करीब क्यों होगा वो अभी देख लेते हैं। छोटे चार्ज के करीब क्यों होगा? अब जरा गौर से आप अगर देखो, जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है इसको देखो। देखो भाई अच्छे से समझो, गौर से सुनना। यहां पे अगर हम यहां पे मिड पॉइंट की बात करें, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे आपको ये नजर आ रहा है कि जो F1 है ये ग्रेटर देन F2 है, इसकी वजह से जो फोर्स है वो ज्यादा है और इसकी वजह से जो फोर्स है वो कम है। मैंने कहा छोटे चार्ज के नजदीक होगा। इन दोनों में देखो छोटा चार्ज कौन है? 3x और x। छोटा कौन है भाई? मेरे लिहाज से तो ये छोटा है, तो मैं कह रहा हूं इसके नजदीक होगा कहीं पर। आप मानो नहीं होगा इसके नजदीक, आप मान लो यहां कहीं होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, नेट फोर्स 0 कब होती है? जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। आप चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट, डायरेक्शन हर जगह क्या है? ऑपोजिट। तो उसकी तो बहस खत्म। चाहे इस पॉइंट पे रखो Q को, या इधर रखो या इधर, डायरेक्शन हर जगह क्या है? ऑपोजिट। अब फड्डा किसका है? मैग्नीट्यूड सेम करने का। इधर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो एक बराबर है, लेकिन यहां पे जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी वजह से यहां फोर्स ज्यादा है, और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, उसकी वजह से फोर्स कम है। अब आप सोचो, अगर आप बड़े चार्ज की तरफ जाते हो, आप यहां से यहां आते हो, तो क्या आप कर क्या रहे हो? सोचो, इस पॉइंट पर इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा था और इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था। जब आप यहां से इधर जा रहे हो तो गोया आपका डिस्टेंस छोटे चार्ज से बढ़ रहा है। भाई पहले छोटे चार्ज से ये डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस बढ़ गया, तो छोटे चार्ज की जो फोर्स पहले से कम थी अब और कम हो जाएगी। क्यों? F का रिलेशन R² के साथ रहता है इनवर्स। पढ़ा था इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। देखो आपको तो मैग्नीट्यूड सेम करना था। देखो इस पॉइंट पर ये जो फोर्स लगा रहा था F1 वो ऑलरेडी ज्यादा थी, और ये जो फोर्स लगा रहा था F2 वो ऑलरेडी कम थी। जब आप यहां जा रहे हो तो ये डिफरेंस मजीद बढ़ रहा है। क्यों? आप छोटे चार्ज से दूर जा रहे हो। जब छोटे चार्ज से दूर जाओगे, छोटे चार्ज के करीब का मैग्नीट्यूड पहले ही कम था, चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कम था, उसकी वजह से इधर फोर्स कम बन रही थी। आप उल्टा और दूर जा रहे हो। जितना छोटे चार्ज से दूर जाओगे उसका डिस्टेंस उतना क्या होगा? बढ़ेगा। जब छोटे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी फोर्स और कम हो जाएगी। और अब इसको दूसरी तरह देखो, यहां पे इस पॉइंट पर बड़े चार्ज की वजह से फोर्स कैसी है? ज्यादा है।
जब आप बड़े चार्ज के करीब जा रहे हो, बड़े चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले ही ज्यादा है, उसकी वजह से यहां फोर्स ज्यादा है। जब आप बड़े चार्ज के करीब जा रहे हो तो बड़े चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम हो रहा है। जब इस पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बड़े चार्ज की फोर्स यहां पर ऑलरेडी ज्यादा थी। जब आप बड़े चार्ज के करीब जा रहे हो तो डिस्टेंस भी कम हो रहा है बड़े चार्ज से, और उसकी वजह से फोर्स और क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर भी F1 विल नेवर बी इक्वल टू F2, कभी भी नहीं हो सकता बराबर। क्यों? यहां पे ऑलरेडी F1 F2 बराबर नहीं था, F1 ज्यादा था, F2 कम था। जब आप इधर जा रहे हो, बड़े चार्ज के नजदीक जा रहे हो, तो F1 और बढ़ रहा है, F2 और कम हो रहा है। इसका मतलब जो इनके दरमियान का डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड था वो और वाइड होता जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, छोटे के नजदीक जाना होगा। छोटे के नजदीक जाने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा, जब आप छोटे के नजदीक जा रहे हो तो इस पॉइंट पर F2 का मैग्नीट्यूड कम था। जब आप छोटे चार्ज के करीब हो गए तो डिस्टेंस छोटे चार्ज से कम हो गया। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, तो F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और इस पॉइंट पर बड़े चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। जब आप बड़े चार्ज से दूर चले गए तो डिस्टेंस बढ़ गया, बड़े चार्ज की फोर्स कम हो जाएगी। यानी कि यहां कहीं पे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे F1 F2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट का फील आया। इस पॉइंट पर बड़े चार्ज की वजह से फोर्स ज्यादा थी और छोटे चार्ज की वजह से फोर्स कम थी। जब आप छोटे चार्ज की तरफ जाओगे तो बड़े चार्ज की वजह से फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, और छोटे चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके डिस्टेंस घट रहा होगा। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना यहां से भी मैं इसको साबित कर देता हूं मैथमेटिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे फील होता है। चलो अब देखो यहां पे जरा, अब देखो भाई, ये जो हमारा केस नंबर 2 था, केस नंबर 2 क्या कह रहा था भाई साहब, केस नंबर 2 आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो कुछ हमने अभी पढ़ा है ना, उस सारी की सारी कहानी को हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो कि आपके पास कह रहा है कि भाई आपने नल पॉइंट लोकेट करना है। जब भी आपके पास नल पॉइंट लोकेट करने का सवाल आएगा ना, आपसे कहेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन the line joining the center of charges where net force experienced by a third charge is 0, या वो अपनी मर्जी से चार्ज दे देगा। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है कि ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस है, हमने पॉइंट लोकेट करना है। मान लो उसने कहा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कहां रखा जाएगा, उस पर फोर्स 0 है। अब आपको ये पता है, देख के नजर आ गया कि ये सिमिलर चार्जेस है, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो इसके इधर नहीं हो सकता और इसके इधर नहीं हो सकता। बोला ठीक है सर, बात समझ में आती है। क्यों नहीं हो सकता भाई, मान ले 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस 1 माइक्रोकूलम यहां रखा मैंने, ये -4 वाला इसे क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। -16 वाला भी इसे क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। गोया इस पॉइंट पे रखे हुए गरीब चार्ज के ऊपर, गरीब इसलिए कि बेचारा इसको रख दिया उठा के, और दोनों के फोर्स एक ही तरफ लग रही है। ठीक है, यहां रखूंगा तो ये अपने पास बुलाएगा, वो भी अपने पास बुलाएगा, तो गोया डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रही, इससे इधर जाने पर या उससे उधर जाने पर। हां, यहां कहीं भी रखूंगा, इधर रखूंगा, ये अपने पास बुलाएगा, ये अपने पास बुलाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ऑपोजिट हो जाएगी। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चले। अब देखो होगा तो इन बिटवीन, तो पहली चीज इन बिटवीन होगा, छोटे चार्ज के करीब होगा। सही है, मैं एक काम करता हूं, मुझे ये सब नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ये नल पॉइंट है, इधर है नल पॉइंट, बड़े चार्ज के करीब। मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी ना। देखो मैं आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स में ना कोई चीज गलत करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके फंडे क्लियर है ना, तो चीज़ों को गलत कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भाई आपको चलो ये चीज़ नहीं पता ना, आपको ये पता है काम कैसे करना है। मैंने यहां मान लिया कि भाई ये नल पॉइंट है, मेरी मर्जी, मैं मान सकता हूं कहीं भी। अब देखते आंसर से क्या पता चलता है। भाई सवाल में गिवन है इन दोनों के दरमियान का टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। बोला ठीक है सर। अब देखो समझो, इधर 30 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चले। इस पॉइंट के ऊपर अगर ये नल पॉइंट है, अगर ये नल पॉइंट है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। बोला ठीक है। और यहां पे मैंने क्या रखा है, अपना Q3 रखा है, और Q3 मेरा कितना है भाई, 1 माइक्रोकूलम सवाल में गिवन है। बोला ठीक है सर। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर इसको मैंने कह दिया भाई Q1, इसको मैंने कह दिया भाई Q2। इसका मतलब जो F13 है और जो F23 है ये एक बराबर होगा।
यानी कि इस पॉइंट पे जो चार्ज 1 फोर्स लगाएगा और जो चार्ज 2 फोर्स लगाएगा वो एक बराबर होगी। भाई यही मतलब होता है नेट फोर्स 0 होने का। भाई डायरेक्शन तो पहले ही देख लिया ना, ऑपोजिट है। कैसे? भाई ये -4 वाला इसे अपने पास बुला रहा है, ये -16 वाला इसे अपने पास बुला रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर तुमने नेट फोर्स को 0 करना है, समझो, अगर तुमने नेट फोर्स को 0 करना है तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस एंड ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस, दैट विल बी इक्वल। यही मतलब है, और क्या मतलब है? सही है। अब जरा करते हैं। भाई यहां से यहां तक का जो फासला है ना, इसको मैंने मान लिया कितना है भाई, ये 5, और ठीक है। और इस फासले को फिर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये अगर डिस्टेंस y है और टोटल 30 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 30 माइनस y। भाई समझ में आती है ना, ये y है और ये कितना है, 30 माइनस y। कैसे? भाई टोटल 30 था, 30 में से y निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, 30 माइनस y। ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा मैंने k, Q1 कितना है, Q1 है 16 माइक्रोकूलम, साइन हम वैसे ही नहीं लगाते, और ये कितना है 1 माइक्रोकूलम। बोला ठीक है, अपॉन में यहां से यहां तक का फासला कितना आया, y ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये आ गया, अब इधर F23 आ जाएगा k, और जनाब ये Q2 कितना है भाई, Q2 है -4, गोया के 4 × 10 पावर -6, और जनाबे वाला यहाँ पे आ गया हमारे पास Q3 कितना है, 1 × 10 पावर -6 अपॉन में आ गया आपके पास r स्क्वायर। r कितना है, यहां से यहां तक कितना है भाई, 30 माइनस y का स्क्वायर। बोला ठीक है सर। ये देखो k से k आपके पास चला गया, बोला सही है। 1 × 10 पावर -6 से 1 × 10 पावर -6 चला गया। देखो यहां से भी आप ये चीज साबित कर सकते हो कि Q3 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, Q3 गरीब यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ Q3 कुछ भी होता रहे उसने कैंसिल हो जाना है। ठीक है, चलो 10 पावर -6 से ये 10 पावर -6 मर गया। बोला ठीक है, इस y को मैं वहां लेके जा रहा हूँ, 4 को नीचे लेके आ रहा हूँ। ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y अपॉन 30 माइनस y का होल स्क्वायर कर दिया। बोला ठीक है, 4 1 जा 4 4 जा, गोया ये बन गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 30 माइनस वाई के ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ, समझना, अगर ऐसे करके अंडर रूट लेता हूँ तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 30 माइनस का y। इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 × 30 माइनस का y इज इक्वल टू y। यही बनता है, यही बनता है भाई। देखो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो कितना है 60, 2 को y से मल्टीप्लाई करो 2y इज इक्वल टू y। इसको वहां ले गए तो 60 इज इक्वल टू 3y, भाई -2y वहां गया तो +2y हो गया, y + 2y 3y हो गया। y देखो कितना आ रहा है 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है भाई 20 सेंटीमीटर। समझना जरा यहाँ पे y आपके पास कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो y का वैल्यू है भाई वो कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट यहां से 20 सेंटीमीटर के फासले पे। अब जरा 30 माइनस y निकालो, y की वैल्यू हो गई 20, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा ये जो पॉइंट था जिसको आपने जबरदस्ती मान लिया था कि ये बड़े चार्ज के करीब है, वो एक्चुअल में बड़े चार्ज के करीब नहीं आया। वो इसने बोला कि ये जो पॉइंट है ये छोटे चार्ज से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है और बड़े चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो फिजिक्स इज नेवर रॉन्ग। अब देखो यहां क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आ रहा है कि छोटे चार्ज से 10 सेंटीमीटर का फासला है और बड़े चार्ज से 20 सेंटीमीटर का फासला है। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो पॉइंट था ये वही वाली बात है ना, छोटे चार्ज के करीब होगा। तो भाई देखो एक पॉइंट है जो छोटे से 10 सेंटीमीटर के फासले पे, बड़े से 20 सेंटीमीटर के फासले पे, तो किसके नजदीक हुआ भाई, छोटे के नजदीक हुआ जिससे 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। फील आया कॉन्सेप्ट का? ठीक है, इस सवाल को एक बार अपने हाथ से करो। हम इसके आखिरी केस पे चलते हैं, विच इज केस नंबर 3। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो मैंने आपके सामने सवाल लिया है ये है अब केस नंबर 3 का सवाल, और ये हमारा लास्ट केस है। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास डिसिमिलर चार्जेस हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, डिसिमिलर चार्जेस हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, सही है। इस केस में क्या होगा? पहली बात तो यह कि भाई इस केस के अंदर जो नल पॉइंट है ना वो इन बिटवीन नहीं होगा। मतलब इन बिटवीन से क्या मुराद थी, यहां बना देते ना। ये मान लो हमारे पास Q1 है मिसाल के तौर पे पॉजिटिव, और यहां पे हमारे पास Q2 है मिसाल के तौर पे नेगेटिव। बोला ठीक है, और ये जो मैंने ग्रीन से लाइन ड्रॉ करी है क्या है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। और इन बिटवीन किसे कहते हो आप? इन बिटवीन कहते हैं इसको, इस पूरी जगह को। यानी कि ये जो मैंने मार्क किया है यहां पर कहीं आपके पास नल पॉइंट नहीं हो सकता। वजह,
पहली कंडीशन ही फेल कर जाएगी। पहली कंडीशन क्या है? नेट फोर्स का जीरो होना। नेट फोर्स ही जीरो नहीं हो रही है, डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। सॉरी, नेट फोर्स को जीरो करने की जो पहली कंडीशन थी वो क्या है? डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये रहा पॉइंट, यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, आप कोई से भी रख के देख लो चार्ज, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये नेगेटिव वाला इसे क्या करेगा? नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अपने पास बुलाएगा। गोया जो फोर्स नंबर 2 है, फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 ऐसे लग रही है, बोला ठीक है। Q1 इस पे क्या करेगा? Q1 इसे रिपेल करेगा क्योंकि Q1 खुद पॉजिटिव है, तो ये हो गया F1। आप कहीं भी रख लो भाई, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज, अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज रखता तो Q2 इसे रिपेल करता, Q1 इसे अट्रैक्ट करता। इन बिटवीन में प्रॉब्लम क्या है? इन बिटवीन में प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन इज सेम ऑफ बोथ द फोर्सेस, यानी कि कहीं पर भी आप चार्ज रखोगे Q3, उस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी आएगी? ड्यू टू दीज टू चार्जेस सेम आ रही होगी। तो इसका मतलब नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नल पॉइंट के होने के लिए दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होना जरूरी है। बोला ठीक है सर, पहली बात तो हो गई। अब होगा कहां? होगा या तो Q2 के राइट साइड पे या Q1 के लेफ्ट साइड पे। इसको कहते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस। अब कहां होगा इसको मैं लिख रहा हूं। डिसिमिलर चार्जेस के केस में नल पॉइंट कहां होगा? नल पॉइंट विल नॉट बी इन बिटवीन, इनके दरमियान में कहीं नहीं हो सकता। नॉट बी इन बिटवीन द चार्जेस। यही सेम क्वेश्चन एज इट इज अभी सिंध के एमडी में पूछा गया था कि अगर हमारे पास दो डिसिमिलर चार्जेस हैं तो आप क्या फॉर श्योर कह सकते हो? फॉर श्योर आप ये कह सकते हो कि नल पॉइंट कैन नेवर लाई इन बिटवीन द चार्जेस। इनके दरमियान में नल पॉइंट कहीं नहीं हो सकता। सही है। फिर कहां होगा? इट विल बी ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस। ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस, या तो इधर होगा इसे कहते हैं आइदर साइड, या इधर होगा इसे कहते हैं ऑन आइदर साइड। होगा जाहिर है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, होगा इसी लाइन पर कहीं। ठीक है। साथ साथ कहां होगा भाई? इधर होगा या इधर होगा? छोटे चार्ज के करीब होगा। छोटे चार्ज के करीब होगा। छोटे चार्ज के करीब होगा। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक बराबर है फिर कहीं नल पॉइंट नहीं होगा। इसलिए मैंने केस 4 नहीं पढ़ाया। केस 4 क्या हो जाता? डिसिमिलर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड। अगर जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है तो नल पॉइंट यहां भी कहीं नहीं होगा, वहां भी कहीं नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट यहां है या यहां है। यहां जाओगे तो भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियस ट्रू होना जरूरी है। एफ नेट इज इक्वल टू 0 की दोनों कंडीशन क्या है? डायरेक्शन का ऑपोजिट होना और मैग्नीट्यूड का सेम होना। तो अगर ये चौथा केस बनता डिसिमिलर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड, तो उसमें नल पॉइंट नहीं होता कहीं भी। ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस पर कहीं भी नहीं होता। वजह मैग्नीट्यूड सेम आ रही होती है सेंटर में जब सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, और डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही होती है या तो इधर या इधर। तो दोनों कंडीशन जो कि साइमल्टेनियसली ट्रू होती ही नहीं है, इसलिए आपका नल पॉइंट नहीं होता। हाँ, अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो मिड पॉइंट के ऊपर क्या होगा? जो अभी पूरी कहानी सुनाई थी, मिड अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो मिड पॉइंट पर क्या होगा? मिड पॉइंट पर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स कम होगी। तो आप छोटे चार्ज के करीब जाओगे, गोया कि इधर नल पॉइंट होगा। डायरेक्शन भी चेक कर लो इधर, भाई यही पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां रखा तो Q2 इसे क्या करेगा? Q2 इसे अपने पास बुलाएगा क्योंकि Q2 नेगेटिव है, और Q1 क्या करेगा? Q1 इसे रिपेल करेगा, ऐसे करके। तो इधर भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इधर भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम कहां होगा? छोटे चार्ज के करीब होगा। तो छोटे चार्ज के करीब होगा। नॉट बी इन बिटवीन द चार्जेस, ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज होगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस होगा, और छोटे चार्ज के करीब होगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है। तो ये इसका सवाल अब हम कर लेते हैं जल्दी से। चलो देखो, अब देखो भैया आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है जनाब? आपको क्वेश्चन ये कहता है कि ये -64 माइक्रोकूलम है, ये +16 है। डिसिमिलर चार्जेस है, गोया के यहां से लेके यहां तक, ये जिसको मैं इन बिटवीन मार्क कर रहा हूं, इस इन बिटवीन के अंदर तो कहीं पर भी आपके पास नल पॉइंट नहीं हो सकता। बोला ठीक है सर। अरे भाई तुम कहां गिर गए? अब देखो इधर, या तो इधर होगा या इधर होगा। आप देखो दोनों चार्जेस में से किसका मैग्नीट्यूड कम है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो आपने यहां मान लिया, ये मान लो नल पॉइंट है आपका। अब देखो ये नल पॉइंट है अगर, और आपको उसने कह दिया कि भाई मिसाल के तौर पे जो Q3 है वो आपको दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम है। बोला ठीक है सर। इस पॉइंट पे मान लिया आपने Q3 रखा विच इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। अब आप सोचो डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे है? ये प्लस वाला इस 1 को क्या करेगा? धक्का देगा, आगे रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, और ये माइनस वाला इस 1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बोला ठीक है सर। इसका मतलब आप ये कह रहे हो
कि अगर ये नल पॉइंट है तो इस नल पॉइंट पे जो F13 है, ये जो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे और ये जो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे F23, इनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा होगा? इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट है भाई? ये Q2 इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। गोया ये डायरेक्शन है F23 का और Q1 इसे क्या कर रहा है भाई? Q1 ऐसे करके इसे अपने पास बुला रहा है। ये पॉजिटिव है ना भाई साहब, ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया जनाब क्या? F13। बोला ठीक है सर। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, अगर इस पॉइंट में मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो आप बोलोगे ये क्या है? आपका नल पॉइंट है। अब मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आप ये वाले डिस्टेंस को मान लो कि ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ना भाई साहब, ये आपका है y। यहां से लेके यहां तक आपने क्या मान लिया? ये y है। बोला ठीक है। तो फिर यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? समझो जरा, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये 20 था और ये y है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 20 प्लस y हो जाएगा? चेक करो भाई, ये y था और ये 20 है, ये गिवन है 20, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस y। ठीक है, क्या बनेगा? F13 इज इक्वल टू F23। बोला ठीक है। F13 की जगह k, Q1 कितना है? 64 माइक्रो कूलम, गोया 64 इंटू 10 पावर माइनस 6, और 3 कितना है? 3 हमने 1 माइक्रो कूलम, गोया 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन में आर स्क्वायर। आर मतलब यहां से यहां तक, मतलब ये है ना Q1 से Q3 का फासला यही है। तो क्या बन गया? ये 20 प्लस y का होल स्क्वायर। F23 क्या है? ये है, मतलब इन दोनों के दरमियान में फोर्स है। तो K Q2 कितना है? 16 माइक्रो कूलम, गोया 16 इंटू 10 पावर माइनस 6। बोला ठीक है सर। आगे चले, और Q3 कितना है भाई? Q3 आपके पास है 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से यहां तक का फासला क्या है? वाई स्क्वायर। बोला ठीक है सर। ये K से K मर गया, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 से 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 मर गया। अगेन आप चेक कर सकते हो Q3 जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो Q3 आप यहाँ पे 1 के बजाय 50 माइक्रो कूलम भी लेते ना, तो 50 से 50 ने वैसे ही क्या होना है? कैंसिल हो जाना था। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। इसको वहाँ ले जाओ, 16 को नीचे ले आओ। ये बनता है जनाब 64 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा, तो 20 प्लस y डिवाइडेड बाई y का ऊपर आ गया स्क्वायर। 16 को 64 से सॉल्व कर दिया तो 16 4 आई गेस होता है क्या? 64। हाँ, दोनों तरफ आपने क्या करा? अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ बनता है जनाब 2 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। इसको यहाँ ले आओ, 2y में से आपने y निकाल दिया तो क्या होता है? y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी कि देखो आपके पास y का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर आ रहा है y का वैल्यू आपके पास। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज नंबर 2 से कितने फासले पर है? 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी कि ये जो पॉइंट है, आप बोलोगे नल पॉइंट जो है वो चार्ज 2 से, यानी कि 16 माइक्रो कूलम से 20 सेंटीमीटर दूर है। देख रहे हो 20 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये y का वैल्यू आपने निकाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज 1 से कितने फासले पर है, चार्ज 1 बोले तो -64 माइक्रो कूलम से, तो कितना फासला था? 20 प्लस वाई। तो कैलकुलेट कर लो, 20 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है। क्या आंसर आ रहा है? 40 सेंटीमीटर। -64 माइक्रो कूलम से 40 सेंटीमीटर दूर आ रहा है। कितना दूर आ रहा है? 40 सेंटीमीटर दूर आ रहा है। यहां से 40 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने ये जो काम किया है ये सही किया है या नहीं किया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखो, मान लो यही सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं, बस अब कहानी चेंज कर दी। ये मान लो Q2, यहां पे आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, बोला ठीक है, और यहां से यहां तक का आपको फासला दे दिया भाई 20 सेंटीमीटर, और ये वाला फासला भी आपको दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q3 और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू क्या है? Q2 की वैल्यू है मेरे पास 16 माइक्रो कूलम, Q3 की वैल्यू क्या है? माइनस का 64 माइक्रो कूलम। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर ना नेट फोर्स कैलकुलेट करो जरा। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आती है ना भाई कैलकुलेट करना, कैसे करोगे? इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3। लेक्चर 4-5 में जिस तरह के सवाल कराए हैं सेम क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले डायरेक्शन निकालोगे, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, कि गोया ये इसको रिपेल करेगा, F23 ऐसे करके रिपेल करेगा, ऐसे करके। बोला ठीक है, और Q1 इसे क्या करेगा? ट्रैक करेगा। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। देखो ये डायरेक्शन बन जाएगी ऐसे करके, F13 डायरेक्शन आ गई।
F13 इधर आ रहा है, F23 सीधे हाथ पे जा रहे हैं, कोई दोनों के दिनों में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। आप बोलोगे R विल बी इक्वल टू A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर आप F13 का फॉर्मूला, F13 की वैल्यू कैलकुलेट करना, कैसे आएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है, ये पूरा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर F23 निकालना, F23 कैसे आएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना डिवाइड बाय 100 करके। आप देखोगे कि इस पॉइंट पर आपके पास F13 और F23 का वैल्यू कैसा आ रहा होगा, एक बराबर आ रहा होगा। जब एक बराबर आ रहा है तो आप देखोगे कि आपके पास जो नेट फोर्स आ रही होगी वो जीरो आ रही होगी। जब नेट फोर्स जीरो आ रही है तभी तो हमने कहा है कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो कैसा है, नल पॉइंट है। आप इसको ऐसे करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जितने क्वेश्चन करें सबको क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मतलब फिजिक्स में ना हर क्वेश्चन में इस तरीके का काम होता है कि आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो छाप लो जल्दी से। अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्विलिब्रियम में होने वाली कहानी पर। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने आपको जो है ना वो दो सवाल लिखे नजर आ रहे हैं। अब हमने करना क्या है, गौर से देखो। हमने पहले तो आपने वीडियो को पॉज करके इन दोनों सवालों के अंदर नेट फोर्स कैलकुलेट करो Q3 के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा अब तक लेक्चर को ढंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो दोनों सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं ये दोनों केस नंबर 1 के। केस नंबर 1 क्या था, जब कभी भी दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हों। सिमिलर नेचर का मायना क्या होता है कि Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव हो, Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी नेगेटिव हो, सही, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ध्यान में रखना, नेचर के सिमिलर होने का मतलब मैग्नीट्यूड का सेम होना नहीं होता। अगर ये +40 और ये +20 होता तो भी ये नेचर सिमिलर होता, हालांकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो अगर दो चार्जेस हैं जिनका नेचर आपके पास कैसा है, सिमिलर नेचर है, बोला ठीक है सर, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इत्तेफाक से इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो इनका जो मिड पॉइंट होता है वो नल पॉइंट होता है। आप इन दोनों सवालों में पहले वीडियो को पॉज करके तसल्ली से कैलकुलेट कर लो। यानी कि जब आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे ऑन चार्ज नंबर 3 तो दैट विल कम आउट टू बी 0, यहां पे भी और यहां पे भी। बोला ठीक है सर। अब एक काम हम और करने जा रहे हैं। अब मैंने बोला जिस तरह आपने नेट फोर्स चार्ज 3 पे कैलकुलेट की है, जरा बिल्कुल वैसे ही नेट फोर्स कैलकुलेट करो चार्ज 2 पे। क्या बोला सर, दोबारा मैंने बोला जरा कैलकुलेट करो नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2। अब बोलोगे सर ये कौन सा मुश्किल सवाल है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं बारी बारी ना। और फिर हम इसके अंदर भी यही काम करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे किस पे, चार्ज नंबर 2 पे। ठीक है भाई, तो जो समझाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करने लगा हूं। आप सबसे पहले तो ये देखो कि Q2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। जैसे जब नेट फोर्स Q3 पे कैलकुलेट करते थे तो इस पर Q1 और Q2 फोर्स लगाते थे। अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा, एक तो Q3 लगाएगा और एक Q1 लगाएगा। बोला ठीक है। पहला स्टेप क्या है, डायरेक्शन निकालना। भाई Q3 कैसा है, पॉजिटिव, Q2 कैसा है, पॉजिटिव। गोया के जो Q3 है वो Q2 को ऐसे करके रिपेल करेगा, ऐसे ही है। Q3 Q2 को अपने पास से दूर भगाएगा, Q3 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव। Q3 चाहेगा कि Q2 दूर जाए, तो गोया ये है F32, फोर्स अप्लाइड बाय 3 on 2। बोला ठीक है सर। अगर Q1 की बात करें तो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 जो है वो भी Q2 को ऐसे करके रिपेल करेगा। गोया कि ये हो गया आपका F12, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2। अब आपको नजर आ रहा है इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री है, यानी कि इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स आएगी वो कैसे आएगी, F12 को F32 में ऐड करके। एक बात आपको और समझ में आ रही होगी कि F12 F32 का मैग्नीट्यूड कुछ भी आता रहे, लेकिन F12 F32 को कैंसिल नहीं कर सकती। यानी कि Q2 पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। अरे सर 0 तो यहां हो गई ना, अरे मुझे पता है यहां 0 हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो जरा F12 की वैल्यू निकालो। F12 कैसे आएगा, K, वेरी गुड। Q1 कितना है, 40 माइक्रोकूलम, मैंने बोला वेरी गुड। Q2 कितना है, 40 माइक्रोकूलम, 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आ गया R²। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻⁻2, गोया के बन गया 6 इंटू 10⁻⁻1 और ऊपर आ गया स्क्वायर। बोला ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे सर। देखो 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया -3, तो 10⁻⁻3 हो गया। ये हो गया 9, ये हो गया 40, ये हो गया 40, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 40
मल्टीप्लाई बाय 40। देखो मैंने 40 को लिखा है 4 × 10 ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, साथ में आ गया 10 पावर -2। सही, ये हो गया 9 1 जा और 9 4 जा, 9 1 जा 9 4 जा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। बोला ठीक है सर, सॉल्व करें अब आगे। ये 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +2 हो जाएगा। देखोगे अब आप इसे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 कौन सा लिखा है मैंने, एक ये 10 और एक ये 10 मिला के लिख दिया 10 पावर 2। एक नीचे से भी 10 पावर 2 ऊपर आया तो ये हो गया भाई साहब 10 पावर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, बाकी सारे लिख दिए ना। हाँ, आ गया 4। बोला ठीक है, 10 पावर 2 कितना होता है, 10 पावर 4। 10 पावर 4 में से 10 पावर -3 निकला तो 10 पावर बच गया 1 बाई 2 + 2 4, 4 - 3 कितना होता है 1, साथ में आ गया 4। यहाँ आ गया मेरे बच्चे 40 न्यूटन। गोया के जो चार्ज 1 है, जो चार्ज 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है रिपेल करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब F32 निकालते हैं। ये हो गया हमारे पास 9 × 10 पावर 9। बोला ठीक है, Q3 कितना है 10 माइक्रोकूलम, गोया 10 × 10 पावर -6। Q2 कितना है 40 माइक्रोकूलम, गोया के 40 × 10 पावर -6 अपॉन में आ गया R²। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भाई आपको बताया गया है कि Q3 कहां रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे, तो ये कितना होगा भाई, अगर ये टोटल 60 है तो ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर। गोया 30 × 10 पावर -2, गोया बनेगा 3 × 10 पावर -1 और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। बोला ठीक है सर, सॉल्व करो जरा। चलो, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया तो -3 हो गया। ये तो ये लिखा है 9, ये लिखा है 10, ये लिखा मैंने 9, ये लिखा मैंने 10। 40 को मैं लिख सकता हूं 4 × 10। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, ये हो गया स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10 पावर -1 का स्क्वायर होता है 10 पावर -2। ये 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोला ठीक है सर। देखो ये 10 पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पावर +2 हो जाएगा, और ये 10 पावर 1 है, ये भी 10 पावर 1 है। गोया इसको मैं मिला के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 और 10 पावर 1 और 10 पावर 1 कितना हो गया 10 पावर 2। एक 10 पावर 2 नीचे से आया, बोला ठीक है, साथ में क्या है आपके पास 4 है। 10 पावर 2 हो गया 10 पावर 4, 10 पावर -3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4। गोया आंसर कितना आया 40 न्यूटन आया। अब आप देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जनाब गौर से सुनना, Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स गोया के F2 जो लग रही है, वो क्या हो जाएगी, वेक्टर सम हो जाएगी F12 का और वेक्टर सम हो जाएगी F32 का, F32 + Fn2। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, थीटा 0 डिग्री है, तो आप सिंपल ऐड कर दोगे, गोया के 40 + 40 आपको पता चल गया सर इसका आंसर आ रहा है 80 न्यूटन। और आपको यह भी पता चल गया कि नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 0 नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये काम किया है, आप सिमिलर पैटर्न पे नेट फोर्स निकालो चार्ज नंबर 1 पे। ये Q3 इससे रिपेल करेगा, ये Q2 इससे रिपेल करेगा, Q1 की बात चल रही है। आप देखोगे इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितनी आ रही है 80 न्यूटन आ रही है। इसके ऊपर Q2 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 80 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, Q1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 80 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगी, और Q3 चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है 0 है। आप बोलोगे ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अबे सर ये रहा ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, या ये एक चार्ज नल पॉइंट पे रखा हुआ है, इस अकेले चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उसके हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगी 0। ये वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, यहां नल पॉइंट है, ये वाला अभी इक्विलिब्रियम में है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। और नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 भी निकालो, चेक करो, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। बोला ठीक है सर बताओ जरा, यहां पे आओ जरा। अब देखो मेरे बच्चे गौर से सुनना मेरी बात अच्छे से, ये -10 माइक्रोकूलम है। आप लोगों ने जब यहां पे नेट फोर्स कैलकुलेट करी होगी ऑन चार्ज 3 तो वो आपके पास क्या आई होगी 0, करके चेक कर लो भाई। Q3 नेगेटिव चार्ज है, Q2 इसे अपने पास बुलाएगा, Q1 इसे अपने पास बुलाएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं जरा Q2 पे। नेट फोर्स किस पे निकाल रहा हूं मैं इस सवाल में, Q2 पे। देखो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। बोला ठीक है सर निकालो जरा, हम भी तो देखें क्या करते हो आप। अब देखो जब आप नेट फोर्स निकालोगे पहले डायरेक्शन तय कर लो कि कौन कौन इस पर फोर्स लगाएगा। भाई साहब
एक तो 3 इस पे फोर्स लगाएगा, भाई ये 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, गोया कि जो 3 वाला चार्ज है वो इसे अपने पास बुलाएगा, गोया कि ये हो गई फोर्स F32, फोर्स अप्लाइड बाय 3 ऑन 2। Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, गोया जनाब ये हो गई फोर्स आपके पास F12, फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2। कुछ तो लग रहा होगा कि यहां पे नेट फोर्स 0 हो सकती है क्योंकि F12 आगे की सिमत है, F32 पीछे की सिमत है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 तो अपन लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कैसी आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, जब आपने F32 कैलकुलेट करना है, F32 क्या हो जाएगा, K गोया के 9 × 10⁻⁹, Q3 साइन तो आप वैसे ही नहीं लेते, गोया के 10 × 10⁻⁻6, और साथ में Q2 कितना है 40 × 10⁻⁻6 अपॉन में R²। ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है Q3 आपका, तो ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, गोया के 3 × 10⁻⁻1 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब आप ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन देखो, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो गोया इसका आंसर भी क्या आने वाला है भाई साहब, 40 न्यूटन आने वाला है। सिमिलरली अगर आप देखोगे F12 को, फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2, तो कैसे निकालेंगे, K गोया के 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 40 माइक्रोकूलम, गोया के 40 × 10⁻⁻6, और Q2 कितना है वो भी 40 माइक्रोकूलम है, गोया के अगेन 40 × 10⁻⁻6 अपॉन में यहां से यहां तक कितना है 60 सेंटीमीटर, गोया के 6 × 10⁻⁻1, भाई 60 × 10⁻2 हुआ, सॉल्व करके हो गया। अब आप ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन देखो, बिल्कुल आइडेंटिकल है, गोया कि इसका आंसर भी क्या आएगा 40 न्यूटन आएगा। अब गौर से देखो, ये जो आपका चार्ज नंबर 2 है, इस पॉइंट पर अगर आपने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, F12 की डायरेक्शन राइट साइड, F32 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, F12 सीधे हाथ पे, F32 उल्टे हाथ पे, थीटा कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है 180 है। 180 डिग्री के केस में आप रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, आप बोलते थे रिजल्टेंट है A माइनस बी, गोया कि F32 माइनस का F12, ऐसे ही करते थे। अब ये भी 40 है, ये भी 40 है, आंसर क्या आ गया आपका 0 न्यूटन आ गया, आंसर क्या आ रहा है 0 न्यूटन आ रहा है, गोया के नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 भी कितना आया है 0 आया है। अब आप सिमिलर पैटर्न पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो ऑन चार्ज 1, नेट फोर्स निकालो कहां ऑन चार्ज 1, आप चेक करोगे वो भी कितना आएगा 0 न्यूटन, करके देखो, मेरी नहीं माननी, करके देखना है, ठीक है, वो भी कितना आ रहा है 0 न्यूटन। आप बोलोगे सर ये जो Q1 Q2 Q3 है और ये जो पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है, फर्क समझ में आया, ये मेरे खुद के बनाए हुए सवाल है, अभी पास ओवर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फर्क समझ में आया। यहां पर ये अकलौता चार्ज इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं था। यहां ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज आपका क्या है इक्विलिब्रियम में। सिस्टम ऑफ चार्ज के इक्विलिब्रियम होने से सिर्फ ये मुराद है कि नेट फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल चार्ज that is present among the system of charges it will be equal to 0। छाप लो जल्दी से, अब इसके पास पेपर के क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक सवाल मेंशन किया है, सवाल पूछा गया है नस यूनिवर्सिटी में 2025 में, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं नवंबर के अंदर 2025 में, और अभी 2026 का नेट 1 भी हो चुका है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक स्टूडेंट ने 166 स्कोर किया आउट ऑफ 200। ये सवाल लेकिन आपके सामने जो है ये नस का 2025 का सवाल है, नेट 4 का, जो कि जुलाई में हुआ होगा, और यही सेम क्वेश्चन आपको केपीके बोर्ड की किताब में भी मिल जाएगा एज क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आई गेस, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम, जो पुरानी किताब है केपीके बोर्ड की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है ये, ठीक है। कहते हैं क्या, चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, यानी कि सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लो, आपको कह रहा है ऐसे करके एक कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहां पे आपके पास एक चार्ज है कैपिटल Q, यहां एक चार्ज है कैपिटल Q, कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इनके बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है सेंटर में, मिड पॉइंट पे, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई कैपिटल Q है। यहीं पे रुक जाओ सर, यहीं पे रुक जाओ। अब तक आपको इतना तो पता चल चुका है अच्छे तरीके से वो भी कि अगर ये वाला केस है यहां पे मैं कोई भी चार्ज रखता, ये स्मॉल q रखता, मैं 3q रखता, मैं कुछ भी रख देता, इस पॉइंट पर नेट फोर्स में क्या होना था 0, क्योंकि ये केस नंबर 1 हो गया। बोला ठीक है सर, ये बात तो समझ में आती है। आगे कहता है भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ चार्जेस किस केस में इक्विलिब्रियम में होगा,
इस Q की वैल्यू बताओ। बोला सर कोई मसला ही नहीं है, आप इसको मान लो कि भाई ये वाला जो आपका चार्ज है ना भाई, तू देख इसको मान ले ये Q3 है। अब समझो जरा मेरी बात, सुनना गौर से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में Q1 Q2 Q3 इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होगी और इस पे लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होगी। भाई यही मतलब है ना। देख Q3 पे तो फोर्स ने वैसे ही जीरो होना है क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक बराबर है और नेचर भी सिमिलर है। सही है, क्लियर हो गया। नेचर भी सिमिलर है, मैग्नीट्यूड भी एक बराबर है, तो यहां पे तो नेट फोर्स ने वैसे ही जीरो होना है। अगर तुम ये कहते हो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो है, फिर इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, अगर मैं Q2 में नेट फोर्स निकालने के लिए जाऊं तो देखो, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। सर क्यों? देखो ना, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q। इसने कहीं आपको ये तो कहा ही नहीं, गौर से सुनना, ये तो कहीं इसने आपको कहा नहीं कि ये दोनों आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। क्लियर है? तो आप मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। फिर अगर ये नेगेटिव होंगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आपने मान लिया ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। लेकिन ये तय है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो मैंने मान लिया भाई ये भी पॉजिटिव है और ये वाले भाई साहब भी क्या है? पॉजिटिव है। बोला ठीक है। ये Q1 इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। बोला ठीक है सर, कोई टेंशन ही नहीं है, करो जरा। यहां से यहां तक का मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना है जनाब? यहां से यहां तक मेरा टोटल डिस्टेंस है 2y। तो अगर ये सेंटर में रखा हुआ है, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई? ये y हो जाएगा। फिर सिंपल सी बात हो गई। अब ये Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। भाई अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव होना है क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। ऐसे ही है, दोनों सिमिलर चार्जेस है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव होना है। ठीक है सर। तो भाई हर केस में जो F12 का डायरेक्शन बनेगा वो तो यही बनेगा। फोर्स अप्लाइड बाय 1 और 2 ऐसे आएगी, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। तो Q1 ने Q2 को हर केस में रिपेल करना है। ठीक है, अब सोचो अगर तुम्हें इस पॉइंट पे नेट फोर्स को जीरो करना है तभी तो सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब ये जो स्मॉल q है वो इस Q2 को अट्रैक्ट करेगा। सोच के देखो, वो इस Q2 को अट्रैक्ट करेगा, गोया कि ऐसे होगा, ऐसे। ये बात समझ आती है? अब तो क्लियर हो रही होगी। F32 ऐसे होगा क्योंकि सोचो अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो F32 का डायरेक्शन उल्टा आएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसे भी धक्का दे रहा होगा ये, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब जो साइन इस कैपिटल Q का है उसका उल्टा साइन स्मॉल q का होगा। जो साइन इस कैपिटल Q का है उसका उल्टा साइन इस स्मॉल q का होगा। सोचो अगर सबका साइन सेम हो जाए तो ये इसे रिपेल कर रहा है, इसका भी वही साइन है, तो ये भी इसे रिपेल कर रहा है, नेट फोर्स जीरो कैसे होगी? क्लियर है? तो अगर इनको पॉजिटिव माना है तो इसका मतलब ये जो स्मॉल q है दैट विल बी नेगेटिव। पॉइंट समझ में आया? दैट विल बी नेगेटिव। अब देखो अगर स्मॉल q को नेगेटिव होना है तो इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? इतनी बात हमने यही से अज्यूम कर ली। ठीक है, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि ये वाले चार्जेस पॉजिटिव है। सर कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता तो लिख के देता आपको, नहीं दिया हुआ कुछ भी। तो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब छोटे वाले Q का जो चार्ज है वो ऑपोजिट रहेगा। ठीक है सर, समझ में आती है। अब देखो अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि भाई जितनी फोर्स F12 की है उतनी फोर्स यहां पे F32 की, यही मतलब हो गया ना। फोर्सेस बराबर होंगी, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है इस पॉइंट पर। अगर फोर्सेस बराबर हो गई तो जनाब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड सेम है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। F12 के Q1 कितना है? कैपिटल Q के बराबर। Q2 कितना है? ये भी कैपिटल Q के बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने कितना माना हुआ है? 2y। सर ये कैसे पता चला? खुद से अज्यूम किया, आप कुछ भी मान लो यहां पे। तो ये हो गया भाई साहब 2y। बोला ठीक है सर, ऊपर आ गया स्क्वायर। आगे चलो, F32 इन दोनों के दरमियान फोर्स, ये आया आपके पास K। Q3 कितना है? स्मॉल q है। बोला ठीक है सर। और जनाब Q2 कितना है आपके पास? Q2 आपके पास Q के बराबर है, साइन हम यहाँ रखते ही नहीं है। इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? y है, और ऊपर क्या आ गया आपके पास? स्क्वायर आ गया। बोला K से K मर गया। बोला ठीक है। Q से ये वाला Q मर गया, ये छोटा Q नहीं मार देना भाई, सही है। अब सॉल्व किया आपने, ये हो गया कैपिटल Q अपॉन में आ गया 4y स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया? मर गया। आपके पास Q की वैल्यू क्या आ रही है? Q डिवाइडेड बाय 4 आ रही है।
बस यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। सर माइनस साइन क्यों आ रहा है फिर बता दें एक बार। भाई यहां पे माइनस साइन आने की रीजन ये है ताकि वो इस चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। सोचो अगर ये भी प्लस होता वो भी प्लस होता तो रिपेल कर रहे होते। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, माइनस का q/4। अब आप ये चेक भी कर सकते हो कि भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं है। आप देखो ये चीज बनाओ दोबारा, समझो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस का q/4 आया है। अब एक काम करो, इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो जरा, इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो, 0 आएगी। इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो, वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। और इस पे तो नेट फोर्स वैसे ही क्या आएगी भाई, 0 आएगी। आप देखोगे सारे इंडिविजुअल चार्जेस पे आने वाली नेट फोर्स कैसी हो रही है, 0 हो रही है। इससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपका सिस्टम ऑफ चार्ज कैसा आ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां पे हमारा फाइनली जो कूलम्स लॉ है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। कराने को अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे इतना आपको आइडिया हो गया है। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं पास पेपर के सारे क्वेश्चन ले आता हूं। हां ये क्लेम जरूर करता हूं कि पास पेपर में जितनी तरह के क्वेश्चन हैं वो हमने सब कवर कर ली हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला, चाहे आप किसी बोर्ड लेवल पे जाओ, चाहे आप किसी एंट्री टेस्ट के लेवल पे जाओ, जो इस टॉपिक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेके, जिसमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स एक स्टेप आगे जाकर आ रहे होंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे।